नमस्कार, एक और नए वीडियो के साथ आज की इस वीडियो का मेरा विषय होने वाला है साइंस यानी जीव विज्ञान। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ उत्सर्जन तंत्र के बारे में। हमारे शरीर में तो कई प्रकार के तंत्र होते हैं जो उत्सर्जन करते हैं, लेकिन जो मुख्य तंत्र होता है वो होता है किडनी का, जो सबसे ज़्यादा उत्सर्जन होता है अपना 15 मिनट 10 मिनट। तो इसमें मैं आपको ना कि समझाऊँगा बल्कि नोट्स भी बनवाऊँगा जो कि आप लिख सकेंगे एग्ज़ाम में, वो भी इजी लैंग्वेज में। होता ये है कि हम समझ तो जाते हैं किस प्रकार से कार्य करता है उत्सर्जन तंत्र, बट एक प्रकार से हम लिख नहीं पाते हैं एग्ज़ाम में। लिखने में थोड़ा हमें प्रॉब्लम होती है, समझने में इतना प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मैं आपको दोनों चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर से बने रहिए और चैनल पहली बार तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप देख लीजिए, मैं थोड़ा सा आपको पार्ट दिखा देता हूँ। ये पार्ट इस प्रकार से होता है हमारे अंदर, ठीक है। इनको बोलते हैं हम वक्र, ठीक है। ये जो देख रहे हैं आप, इनकी इकाई होती है नेफ्रॉन और ये होती है मूत्रवाहिनी, ठीक है। ये आपको नली दिख रही है और इसको बोलते हैं हम मूत्राशय, ठीक है। ये यहाँ पर मूत्र ठहरता है जब उसका पूरा प्रकार से क्लीन हो जाता है, और फिर ये इसको बोलते हैं मूत्र मार्ग, जहाँ से मूत्र निकलता है। चलिए तो मैं थ्योरी के माध्यम से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो उत्सर्जन तंत्र के बारे में जानने वाले हैं। जो मुख्य है वो किडनी है, बाकी भी पार्ट्स द्वारा भी होता है उत्सर्जन। तो इसमें देखिए पहला पॉइंट है, उत्सर्जन के आधार पर मनुष्य यूरियोटेलिक है, अर्थात मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ यूरिया है। क्यों माना गया है? क्योंकि यूरिया का निर्माण होता है शरीर में। अब वो अमोनिया नहीं बन जाए, इसलिए जो है यूरिया को निकाला जाता है किडनी द्वारा, मतलब पूरा प्रकार से क्रिया होती है किडनी के माध्यम से, जिससे कि वह अपन जो अब निकल जाता है मूत्र द्वारा मूत्र, तो वह अमोनिया बन जाता है बाहर जाकर, है ना। तो अमोनिया ना बन जाए इसलिए जो है यूरिया को दर्शाया गया है, ठीक है। अपने शरीर में यूरिया तो बनता ही है। और मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग वक्र होता है, ठीक है, जो मैं आपको बताया। और उसके बाद है यकृत, फेफड़ा, त्वचा, आंतें आदि अन्य उत्सर्जी अंग, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। केवल वक्र ही नहीं है उत्सर्जी अंग, और भी अंग होते हैं, लेकिन जो प्रमुख जो है आता है एग्जाम में सबसे देखने को मिलता है, वक्र के बारे में ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। अगला, मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में मुख्यतः निम्नलिखित अंग होते हैं। तो पहला तो मैंने आपको बताया था वक्र के बारे में, जिसे हम किडनी कहते हैं। तो ये हमारे शरीर में दो होती हैं और ये सेम के आकार की होती हैं। दो इसलिए होती हैं कि बाई चांस एक खराब हो जाए तो एक के माध्यम से भी व्यक्ति जी सके, ठीक है। तो इसमें हम लाइन बाय लाइन जानेंगे। पहला जो पॉइंट है, वक्र उदर गुहा में डायफ्राम के नीचे मेरुदंड के दोनों ओर स्थित होती है। वक्र सेम के बीच के समान होते हैं, ये जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तीसरा, प्रत्येक वक्र की लंबाई लगभग 10-12 सेमी, चौड़ाई लगभग 5-7 सेमी, जबकि मोटाई इसकी 2 से 3 सेमी होती है। वक्र का रंग भूरा पीला होता है, ठीक है। भूरा पीला मतलब ना कि पूरा पीला होता है, भूरा भूरा टाइप का होता है, हल्का कह सकते हैं। प्रत्येक वक्र का वजन लगभग 140 से लेकर 150 ग्राम तक हो सकता है, होता है, ठीक है। इसी के बीच होता है। मनुष्य के शरीर में वक्र एक जोड़ी होते हैं। एक जोड़ी यानी दो वक्र को मिलाकर के एक जोड़ी बनता है, ठीक है। और अगला जो जानेंगे, इसमें लिखा है जो वक्र का बाहरी आवरण होता है उसको बोलते हैं हम पेरिटोनियम, ठीक है, याद रखना। पेरिटोनियम बोलते हैं जो बाहरी स्ट्रक्चर उसका बना हुआ है। वक्र में पाई जाने वाली खांच हाइलम कहलाती है। जो अगर हम वक्र को खोल कर देखेंगे
तो उसमें जाली टाइप की बनी होती है, जिसको हम खांचा भी कहते हैं, तो उसको बोलते हैं हम हाइलम कहते हैं, जहाँ से मूत्रवाहिनियाँ, तंत्रिकाएँ, धमनियाँ, शिराएँ आदि वक्र में प्रवेश करती हैं। मूत्रवाहिनी का वह भाग जो वक्र के हाइलम से जुड़ा रहता है, कीव की आकृति का होता है, जिसे मूत्रवाहिनी की श्रेणी कहा जाता है। अगला पॉइंट है वक्र का बाहरी भाग कॉर्टेक्स, जबकि भीतरी भाग मेंडुला मध्यांश होता है। ठीक है, और वक्र के कार्य तो आपको पता ही है, रक्त का शुद्धिकरण होता है। तो जिसमें रक्त का शुद्धिकरण के माध्यम से जो रक्त से जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं वो निकल जाते हैं, या रक्त का अवशोषण हो जाता है, मतलब एक प्रकार से कहा जाए रक्त का शुद्धिकरण। और जो रक्त का शुद्धिकरण होता है और रक्त में O2 नहीं होता, यानी ऑक्सीजन नहीं होता है, ऑक्सीजन के लिए रक्त को जाना पड़ता है फेफड़े में। ठीक है, इतना याद रखना आप। तो रक्त का जो शुद्धिकरण होता है वक्र में होता है, और फेफड़े में क्या होता है, पूरे शरीर में जाता है फेफड़े के माध्यम से, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, ऑक्सीजन के लिए जाना पड़ता है फेफड़े में। तो फेफड़े में जाएगा तब उसको ऑक्सीजन मिल जाएगा रक्त को, तो वह पूरे शरीर में जाएगा। ठीक है, आप समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दूसरा, वक्र को शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग माना गया, क्योंकि शरीर के तरल उत्सर्जी पदार्थ का लगभग 70-80% उत्सर्जन केवल वक्रों द्वारा किया जाता है। देखिए क्यों बोला गया है, क्योंकि शरीर का 70-80% उत्सर्जन होता है वक्र में होता है, वक्र में, इसलिए इसको हम सबसे प्रमुख बोला गया है। और तीसरा है वक्र को रक्त के रासायनिक संगठन का नियंत्रणकर्ता भी माना गया है। अब अगली हेडिंग है मूत्रवाहिनी। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, पहले मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया, जैसे कि आपके माइंड में ये इंक्रीज हो जाए, मतलब कि दिख जाए कि हाँ ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर है, इसमें इसको ये नाम से बोलते हैं, इसको ये नाम से बोलते हैं। उसके बाद मैं आपको थ्योरी बता रहा हूँ। तो मूत्रवाहिनी, तो इसके में हम थोड़े पॉइंटों में लिखेंगे जिससे कि आप इजी तरीके से याद कर पाएंगे। ओके, तो प्रत्येक वक्र से एक मूत्रवाहिनी निकलती है, जिसके द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को वक्र से मूत्राशय तक पहुंचाया जाता है। प्रत्येक मूत्र वाहिनी की लंबाई लगभग 25 से 30 सेमी होती है। ठीक है, सेमी होती है, ना कि मीटर वगैरह लिख देना, आप ध्यान रखना इस चीज का। ओके, उसके बाद आगे है मूत्राशय एक थैलीनुमा संरचना होती है, जहां अपशिष्ट पदार्थों को इकट्ठा किया जाता है। और मूत्राशय में लगभग 700 से 800 ml तरल अपशिष्ट पदार्थों का संग्रहण किया जाता है। जो यहाँ पर अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग हो रहा है, शब्द का प्रयोग हो रहा है, अपशिष्ट पदार्थ को बोला ही गया है। वो जो निकलता है ना जल टाइप का, तो जली को बोलेंगे हम। ठीक है, जो हम मूत्र जो निकालते हैं, रिलीज करते हैं, तो वो उसी को बोला गया है। ठीक, मूत्राशय से अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र द्वार के माध्यम से शरीर से बाहर उत्सर्जित किया जाता है। अब उसके बाद आता है मूत्र। तो स्वस्थ व्यक्ति प्रतिदिन लगभग 1.5 लीटर मूत्र उत्सर्जित करता है, यानी निकालता है मूत्र को। दूसरा, मूत्र की मात्रा पर नियंत्रण पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित ADH तथा एड्रिनल द्वारा स्रावित एंडोस्टेरोन हार्मोन द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये पूरा फुल कंट्रोल होता है। जैसे कि आपको अचानक से जैसे टॉयलेट वगैरह लग जाती है, तो हम थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं, धैर्य रख लेते हैं, फिर उसके बाद हम अपने माइंड से है रिलीज कर पाते हैं। ओके, अगला पॉइंट है यूरोक्रोम। वर्णक के कारण मूत्र का रंग हल्का पीला होता है, जो RBC के विखंडन से बनता है। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया है कि थोड़ा सा पीला से क्यों होता है, क्योंकि यूरोक्रोम इसी के कारण होता है।
अगला, मानव मूत्र का पीएच लगभग 6 होता है। जल का अगर देखें तो उसका होता है 7 होता है, ठीक है, 7, और एक थोड़ा पॉइंट कम कर देंगे तो मूत्र का हो जाएगा, अर्थात यह हल्का अम्लीय प्रकृति का होता है। आपने पढ़ा होगा कि 7 से जो कम होता है वो अम्लीय कहलाता है और 7 से जो ज़्यादा होता है उसको बोलते हैं हम क्षारीय। आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। अगला देखिए, अगला पॉइंट बोला गया है, मानव मूत्र में यूरिया की मात्रा लगभग 2 से 2.5% होती है। अन्य घटकों में प्रोटीन, यूरिक अम्ल आदि 1 से 3% प्रतिशत होते हैं। व्यक्ति प्रतिदिन लगभग 25 से 30 ग्राम यूरिया का उत्सर्जन करता है। और अगला पॉइंट है, यूरिनोइड्स के कारण मूत्र में प्राकृतिक गंध, हल्की गंध होती है। तो गंध किसके कारण होती है? यूरिनोइड्स के कारण होती है। कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता नहीं होगी, वो इसमें पता चल रही हैं आपको। आप इसमें देखिए, इससे ही संबंधित कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि मूत्र संबंधी विकार कैसे हैं कि हीमेट यूरिया, मूत्र के साथ रक्त का आना, तो ये एक प्रकार की बीमारी भी हो सकती है। तो उसको हम चेकअप कराते हैं डॉक्टर के पास। तो अगर आपको ऐसा हो रहा है कि मूत्र के साथ रक्त आना, तो हीमेट यूरिया है आपको। फिर उसके बाद है एन यूरिया, मूत्र का उत्पादन लगभग बंद हो जाना, ठीक है। अगला है ओलिगो यूरिया, मूत्र की मात्रा का सामान्य से कम हो जाना। अगला प्रोटीन यूरिया, मूत्र में प्रोटीन की मात्रा का बढ़ जाना। फिर डिसयूरिया, दर्द युक्त मूत्र का उत्सर्जन, अर्थात मूत्र उत्सर्जन के समय जलन, दर्द होना। अगला ग्लाइकासूरिया, मूत्र में शर्करा की मात्रा बढ़ जाना। और फिर है पॉलीयूरिया, बार बार मूत्र लगना। इस विकार में मूत्र की मात्रा सामान्य से कई गुना बढ़ जाती है। फिर उसके बाद है डायूरिसिस, इसका मतलब है मूत्र की मात्रा बढ़ जाना। उसके बाद है कीटोन यूरिया, मूत्र में कीटोन बॉडी का उत्सर्जन होना। अगला वक्र की क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन कहलाती है। ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट अंडरलाइन करेंगे। इसकी इकाई कहलाती है नेफ्रॉन, वक्र की। जो नेफ्रॉन का अग्रभाग होता है वो प्यालेनुमा होता है, जिसे वोमन स्पूट कह भी सकते हैं, वोमन कैप्सूल भी कह सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है अभिवाही धमनी अपेक्षाकृत चौड़ी होती है, जबकि अपवाही धमनिका अपेक्षाकृत पतली होती है, ठीक है। तो इसका मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ कि चौड़ी और पतली का मतलब क्या है। पतली का मतलब कि आराम से जो है पूरे शरीर में पहुँच सके, और चौड़ी का मतलब जो है जितने भी अपशिष्ट होते हैं, पदार्थ हैं, वो जल्दी से आएँ और यहाँ पर शुद्धिकरण कराएं और फिर पूरे शरीर में फैलें। इसलिए यहाँ पर ये चौड़ी और पतली का बताया गया है, ठीक है। अपवाही धमनी जो है अपेक्षाकृत चौड़ी होती है, और जबकि अपवाही धमनी का अपेक्षाकृत पतली होती है। उसके बाद है वोमन स्पूट में अभिवाही धमनिका का गुच्छा पाया जाता है, जिसे ग्लोमेरुलस कहा जाता है, ठीक है। ग्लोमेरुलस में लगने वाला दाब, इसको बोलते हैं हम ग्लोमेरुलस हाइड्रोलिक दाब। इसी के नाम से हम बोल सकते हैं GHP, जिसका मान होता है 60 से 70 mmHg। वोमन स्पूट एवं ग्लोमेरुलस को संयुक्त रूप से मेलपिघी संरचना कहा जाता है, दोनों को मिलाकर के। और GHP के रक्त के शुद्धिकरण को परानिषेधन कहा जाता है।
और नोट कर लीजिए यहाँ पर, शरीर से बाहर मशीनों की सहायता से रक्त का शुद्धिकरण होता है, जिसे हम डायलिसिस कहते हैं। अगर आपकी किडनी खराब हो जाती है तो डायलिसिस होता है आपका, जिससे आप जीवित रह सकते हैं। ठीक है, दोनों खराब हो जाएं तब भी आप जीवित रह सकते हैं। डायलिसिस का संबंध वक्र से है। वक्र प्रति मिनट लगभग 1200 ml रक्त का शुद्धिकरण करता है, जो हृदय द्वारा 1 मिनट में पंप किए गए रक्त का लगभग 1/5 भाग होता है। अफवाही धमनियों में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। लूप ऑफ हेलेनी लूप का आकार अंग्रेजी के अक्षर U के समान होता है, जो मूत्र में पानी की अतिरिक्त मात्रा का अवशोषण करता है। अगर ज़्यादातर मात्रा हो जाती है पानी की तो उसका अवशोषण पना कर लेता है, जैसे कि इक्वल हो जाता है, बराबर हो जाता है। अब देखिए, मूत्र संग्राहक नलिका अपशिष्ट पदार्थों को मूत्रवाहिनी में छोड़ती है। व्यक्ति यदि लंबे समय तक भूखा रहता है तो वक्र का आकार बढ़ जाता है। नोट में लिखेंगे नेफ्राइटिस, जिसको बोलते हैं वक्र शोथ, नेफ्रॉन में होने वाला संक्रमण होता है। ये एक बीमारी होती है जो नेफ्रॉन में हो जाता है। तो दूसरा है यहाँ पर पॉइंट लिखा है, अमीबा, हाइड्रा आदि में कोई उत्सर्जी अंग नहीं होता है। इनमें विसरण द्वारा उत्सर्जन किया जाता है, क्रिया द्वारा होता है। ठीक है, इन्हीं के द्वारा होता है। तो मैंने ऐसे पॉइंट बता दिए हैं आपको कि अगर इससे उत्सर्जन तंत्र से संबंधित कोई भी प्रश्न आता है तो इजीली आप उसको कर पाओगे। ठीक है, तो बाकी से मैंने आपको इसमें बताया है। वीडियो चले तो लाइक कर देना, सारे चैनल को शेयर कर देना। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में।